तो जी बच्चों, मैं गौतम कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, भारद्वाज कैरियर क्लासेज। बच्चों, अब हम सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, वांट ऑफ फैक्टर पे। तो बच्चों, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उन 4 टॉपिक में थोड़ी बहुत एरर आ जाती है कि जब उसमें सोल्यूट के टाइप चेंज होता है। पहले जो हम पढ़ रहे थे, पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा उसमें क्या था, सोल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, लाइक ग्लूकोज, यूरिया हो गया, उसके बाद फिर सुक्रोज, इस तरह के सोल्यूट होते हैं। इस तरह के सोल्यूट को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो वाटर में डिजोल्व होने के पहले जितना मॉलिक्यूल होता है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद भी उतना ही मॉलिक्यूल रहता है। लेकिन उसी में अगर हम नया सॉल्यूशन बनाएं जिसमें कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस उसमें डाल दें, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दें, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पानी में डालने के पहले, सॉल्वेंट में डालने के पहले जितना पार्टिकल होता है उससे ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद हो जाता है। तब मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, स्टडी करता है किसको, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के बेसिस पर। तो जब आप जानते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू सोल्यूट पार्टिकल का जितना है उतना ही वैल्यू अगर सॉल्यूशन में जाने के बाद भी अगर हो तो वो सेम वैल्यू देगा, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट तरह का सब्सटेंस डिजोल्व होता है, तो डिजोल्व होने के पहले जो पार्टिकल होता है, डिजोल्व होने के बाद उतना ही पार्टिकल नहीं रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाता है। यानी कि अगर इस सॉल्यूशन की हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कुछ मिलेगा हमें और थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और मिलेगा। तो इसी चीज को करेक्शन करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आता है, जो कि पीछे जो भी टॉपिक पढ़ा आपने उन्हीं फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके और हम थ्योरेटिकल वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वही वैल्यू एक्सपेरिमेंटल हमारा आ जाए, उसी को वांट ऑफ फैक्टर स्टडी करता है। तो बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, जरा ये देखिए, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। और इसको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या करता है। कि अगर मान लीजिए कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, ग्लूकोज हमने डिजोल्व कर दिया, और एक दूसरा सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व कर दिया। इसमें हमने क्या किया, NaCl डिजोल्व कर दिया, और ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। ग्लूकोज जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है, जो आयंस में नहीं टूटता है, और NaCl क्या है, यह है इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस में टूट जाता है। डिफरेंस क्या चीज का है, जरा ये देखिए, ग्लूकोज के अगर 500 मॉलिक्यूल्स लिए जाएं और 500 मॉलिक्यूल्स का एक क्रिस्टल लिया जाए और इसको अगर इसमें डाला जाए, तो डालने के बाद इस सॉल्यूशन में जाकर के भी ये क्रिस्टल के पार्टिकल टूट जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में सेपरेट हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में आने के बाद भी ये 500 मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, यानी कि इसमें मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन NaCl के अगर हम 500 NaCl पार्टिकल लेते हैं, 500 पार्टिकल्स अगर लेते हैं और इसको अगर हम इस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो आपको मालूम है कि NaCl को वाटर में डालते ही ये 2 पार्ट में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, NaCl टूट जाएगा Na+ और Cl- में। ये जब इसमें डालेंगे तब टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा वो। अब बात आई कि अगर 500 पार्टिकल आपने इसमें डाले हैं, तो अब 500, ये 500 अगर NaCl है तो 500 Na+ हो जाएगा, 500 Cl- हो जाएगा, यानी कि अब 500 ये भी है और 500 ये भी है, यानी कि टोटल पार्टिकल कितने हो गए अब इस सॉल्यूशन में, टोटल पार्टिकल इसमें 1000 पार्टिकल हो गया, जबकि इसमें कितने पार्टिकल थे, 500 पार्टिकल ही थे। तो इस सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल जो वैल्यू होगा, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि इस सॉल्यूशन का जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन का क्या होगा, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होगा, यानी कि इसमें अलग अलग वैल्यू आएगा। तो इसी चीज को करेक्शन करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर आता है।
तो इसका क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, विल बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन का क्या होगा कि थ्योरेटिकल विल बी नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल वैल्यू इज नॉट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अब बात आई कि अगर थ्योरेटिकल इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है तो इसके लिए क्या किया जाए, करेक्शन किया जाए। तो पीछे जो टॉपिक्स आया उसी में हम करेक्शन करेंगे इसी वाले चीज के लिए। तो करेक्शन क्या करेंगे, कैसे आया जाएगा। अब इस वाले का ले लीजिए कि अगर इस वाले का मान लीजिए थ्योरेटिकल, अगर इसके थ्योरेटिकल डेल्टा टीबी का वैल्यू है अगर 2 केल्विन, तो इसके एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी का वैल्यू भी होगा 2 केल्विन ही। ये दोनों बराबर होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल जितने सॉल्यूशन में डालने के पहले थे, सॉल्यूशन में डालने के बाद भी उतना ही पार्टिकल है हमारा। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, पार्टिकल हमारा डबल हो गया, पार्टिकल ही डबल हो गया। तो अगर थ्योरेटिकल डेल्टा टीबी अगर इज इक्वल टू 2 केल्विन है तो एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 4 केल्विन। क्यों, क्योंकि पार्टिकल डबल हो चुका। इस वजह से अब ये हुआ कि थ्योरेटिकल जो होता है, यानी कि जो वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंटल हो वही वैल्यू हमारा थ्योरेटिकल आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए, थ्योरेटिकल को क्या किया जाए ताकि वो एक्सपेरिमेंटल के बराबर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि 2 को 4 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई ही क्यों, 3 से क्यों नहीं, 4 से क्यों नहीं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पार्टिकल हमने 500 डाले थे और 500 का ये डबल, ये 1000 पार्टिकल हो चुका है, ये 1500 का डबल ही तो है। यानी कि पार्टिकल डबल हो गया तो डेल्टा टीबी का वैल्यू डबल हो गया। इस वजह से क्या किया जाएगा कि पार्टिकल जो हमने यहां पर निकाले हैं, पार्टिकल के हिसाब से वांट ऑफ फैक्टर आएगा, उसी को इसमें हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, तो आई का एक फॉर्मूला होता है वांट ऑफ फैक्टर का, आई का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो यहां पर क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन 1000 और बिफोर डिसोसिएशन 500, यानी कि 1000 अपॉन 500 विल बी इक्वल टू 2। अब क्या हुआ कि 2 से अगर इस थ्योरेटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, देयरफॉर डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी यहां पर एक्सपेरिमेंटल विल बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। ये हो गया। तो यहां पर क्या होगा, आई का वैल्यू कितना है 2 और डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है थ्योरेटिकल 2, मल्टीप्लाई करके आ गया 4। यानी कि आई से हमने मल्टीप्लाई किया जब जाकर के हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल के बराबर हुआ। तो यही है वांट ऑफ फैक्टर का एप्लीकेशन। और इस वांट ऑफ फैक्टर को अब जो बुक के वे में एक्सप्लेन करना होता है वैसे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। इसके बेसिस पर जरा देखिए करते क्या हम, इसके बेसिस पर आई को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से इंडिकेट करते हैं। आई इक्वल टू होता है पहले तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। आई का दूसरा फॉर्मूला होगा ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई का तीसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये तीन फॉर्मूला हमारा होता है क्वांटम फैक्टर का। इन तीन फॉर्मूले से क्वांटम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेट करने के बाद हम फिर करेक्शन टर्म लाते हैं क्वांटम फैक्टर का। करेक्शन टर्म क्या लाते हैं? करेक्शन टर्म यानी कि रिलेटिव लोअरिंग के लिए फॉर RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू I से मल्टीप्लाई हो जाएगा I इंटू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। पीछे के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। WB इज द मास ऑफ सोल्यूट, MB इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, MA इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलैलिटी। KB इंटू मोलैलिटी थ्योरेटिकल वैल्यू था, I से मल्टीप्लाई कर दिया था, एक्सपेरिमेंटल के बराबर हो गया। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। और उसी तरीके से हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यहां लिख देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में करेक्शन टर्म जो आएगा पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं। जो पहले हमारा फॉर्मूला था ऑलरेडी डिराइव्ड है, पाई हम कैलकुलेट कर सकते थे, I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से I से हम करेक्शन करके फिर हम एक्चुअल वैल्यू ला सकते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों सेम हो जाए। अब बात आती है I का कैलकुलेशन कैसे कैसे किया जाए। तो I का कैलकुलेशन अब है, I का कैलकुलेशन दो तरीके से किया जाता है। अगर है हमारा कैलकुलेशन ऑफ I क्वांटम फैक्टर, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो वो अगर डिसोसिएशन भी करता है तो 100% करता है, एसोसिएशन भी करता है तो 100% करता है। लेट हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl ले लेते हैं, KCl ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं। हम इस तरह के कोई भी हम सॉल्ट ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, है ना। तो इन सब का क्वांटम फैक्टर क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए? ये जो आयनाइजेशन होती है इसकी 100% होती है। आयनाइजेशन 100%, आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन कर रहा है 100%। तो जब 100% कोई आयनाइजेशन करता है तो इसके क्वांटम फैक्टर के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। NaCl टूटा तो दिया Na प्लस Cl माइनस। तो इसके 1 मोल ऑफ पार्टिकल ये कितने मोल में कन्वर्ट हो गया? 1 मोल ये हो गया और 1 मोल ये हो गया, तो यानी कि 2 मोल्स में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप इसके क्वांटम फैक्टर अगर निकालना चाहते हैं तो I विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन व्हिच इज इक्वल टू 2। तो ये भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप पता कर सकते हैं 2 हो गया। इन द सेम वे अगर हम KCl का अगर लेते हैं, ये अगर टूटता है देता है K प्लस Cl माइनस, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया इसका 2।
अगर हम ले लेते हैं K2CO3, अगर ये टूटता है तो ये देता है 2K प्लस CO3 पे 2 माइनस, इसमें कितने हो गए, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो I इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हम शो कर सकते हैं। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस आता है तो उस केस में थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करना पड़ता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस ले लेते हैं एक बार हम। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमारा हुआ डिसोसिएशन का। अच्छा, पहले डिसोसिएशन में ही हम वीक डिसोसिएशन ही करते हैं हम लोग, एसोसिएशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले लेते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एसोसिएशन, मान लीजिए A है, 2A है, ये A2 हो जा रहा है, ये एसोसिएशन का केस कर रहे हैं हम लोग। एसोसिएशन में क्या होगा, 2A अगर A2 बन जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये अगर 100% एसोसिएशन कर रहा है, 100% एसोसिएशन कर रहा है, तो क्या होगा कि बिफोर एसोसिएशन यहां पर कितना था, 2 मोल्स था, और आफ्टर एसोसिएशन ये कितना हो गया, 1 मोल हुआ। तो I इज इक्वल टू आफ्टर अपॉन बिफोर 1/2, क्वांटम वेक्टर ये हो गया। अगर मान लीजिए 4A है और अगर ये एसोसिएट होकर के अगर हो जा रहा है A4, तो ये यहां पर क्या है, 4 मोल्स है, और ये एसोसिएट होकर के क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो क्वांटम फैक्टर I विल बी इक्वल टू 1/4। ये हमारा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि 100% डिसोसिएशन कर रहा हो या 100% एसोसिएशन कर रहा हो। अब बात आती है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है तब हम क्या करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या करेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं लेट एक सब्सटेंस एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं जो कि कॉमन है। ये टूटता है तो देता है CH3COO- एंड H+। ये भी इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये 100% डिसोसिएशन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन रह जाएगा। तो इस केस में इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से इसके कैलकुलेट कर लेंगे। लेट इनिशियली जो है हमने लिया CH3COOH का, हमने N मोल ले लिया, तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0। लेट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जब पूरा एसोसिएट जितना भी करना था उतना एसोसिएट डिसोसिएट अगर कर गया तो क्या होगा, अल्फा बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब, एसिटिक एसिड के 1 मोल से कितने का डिसोसिएशन हो रहा है वो बताता है हमारा अल्फा। 1 मोल से अल्फा का डिसोसिएशन हो रहा है तो n मोल से कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएटेड अमाउंट विल बी इक्वल टू n अल्फा। n अल्फा डिसोसिएट करेगा। अब 1 से ये 1 बन रहा है, यानी कि 1 डिसोसिएट पूरा करेगा तो ये 1 बनेगा, तो डिसोसिएट इधर कर कितना रहा है, n अल्फा कर रहा है, तो ये n अल्फा इधर बनेगा। इसके 1 से ये भी 1 बन रहा है तो ये भी n अल्फा बनेगा। अब बचता है कि ये एसिटिक एसिड इतना तो डिसोसिएट करके चला गया, तो फिर ये बच क्या गया, इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ मोल तो लेंगे ना इसका, वो पार्टिकल भी तो उसी सॉल्यूशन में रहेगा। तो लेफ्ट एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू n माइनस n अल्फा, ये बचा हुआ रहेगा। और ये तो n अल्फा है ही और ये भी n अल्फा है, यानी कि अब ये मोल ऑफ पार्टिकल उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि ये बच गया है उसी सॉल्यूशन में, ये इतना बन गया है, ये इतना बन गया है, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल कितने बन गए उसी सॉल्यूशन में, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू दिस वन n माइनस n अल्फा बच गया है, अब प्लस n अल्फा बन गया ये वाला, अब प्लस n अल्फा ये वाला भी बन गया, ये से ये कैंसिल हो गया, दिस वन इज n प्लस n अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन कितना था, बिफोर डिसोसिएशन था इज इक्वल टू n, तो I विल बी इक्वल टू n प्लस n अल्फा, यानी आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन।
तो ये n से ये कैंसिल हो गया, n कॉमन लेकर के दिस वन बिकम्स प्लस अल्फा i इक्वल टू, तो ये 1 प्लस अल्फा हुआ जब हमारा एक एसिड दो ही पार्ट में टूटता हो। तो अगर ये एसिड 3 पार्ट में भी टूटता या एसिड 4 पार्ट में टूटता तो फिर उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला में दे रहा हूं, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा, इन जनरल I will be equal to 1 plus n minus 1 into alpha। ये n क्या है यहां पर, n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन की वजह से NaCl टूटता है, NaCl टूटता है, टूटने के बाद क्या Na+Cl-, तो यहां n इक्वल टू हो गया 2। अगर K2CO3 है, ये अगर टूटता है तो ये बनता है 2K प्लस CO3 पे 2 माइनस, तो यहां पर n इक्वल टू क्या होगा 2, ये हुआ 1, ये हुआ 3, उसको इस फॉर्मूला में लगा सकते हैं। अब चाहे आप स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएशन के केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और I कैलकुलेट कर सकते हैं। इन द सेम वे हम एसोसिएशन के केस में भी कैलकुलेट करते हैं, द सेम वे एसोसिएशन के केस का भी ये फॉर्मूला होता है। कैसे करते हैं एसोसिएशन में, ये देखिए जरा, अगर हमारे पास है एसोसिएशन हो रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, अगर है हमारा 2A और ये बन जा रहा है A2 और इनिशियल वैल्यू हमने इसका लिया, इनिशियल हमने लिया n, ये 0 है, एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू, हमने अल्फा लिया, एसोसिएटेड अमाउंट क्या हो जाएगा n अल्फा और ये बनेगा क्या n अल्फा। अब ये a का बचेगा कितना, लेफ्ट a एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू, ये हो गया n माइनस n अल्फा, ये हमारा है। अच्छा, ये n अल्फा बाय 2 बनेगा, बिकॉज़ 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल से 1/2 बनेगा, तो n अल्फा मोल से कितना बनेगा, n अल्फा बाय 2 बनेगा, दिस वन इज n अल्फा बाय 2। अच्छा, अब ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम आफ्टर एसोसिएशन, कितने मोल्स ऑफ पार्टिकल बचे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन is equal to n minus n alpha plus n alpha by 2. So this one is n minus n alpha by 2, or this one is equal to n into 1 minus alpha by 2, or before association कितना था, before association था equal to n, so I will be equal to n into 1 plus 1 minus alpha by 2 upon n, कैंसिल होगा, I equal to 1 minus alpha by 2। ये हुआ हमारा जब दो मॉलिक्यूल जुड़ करके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि डायमर का फॉर्मेशन जब हो रहा हो, ये हमारा क्या हो रहा है, डायमेराइजेशन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं तो। अब अगर क्या होगा कि अगर 3 मॉलिक्यूल जुड़ेगा, अगर 4 मॉलिक्यूल जुड़ेगा, अगर 5 मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो फिर क्या होगा, उसके रिलेटेड फॉर्मूला में लिख देता हूं कि उसको, उसके लिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी वाले स्टेज पर हम ला सकते हैं कि फॉर ट्राइमेराइजेशन क्या हो जाएगा, आफ्टर I will be equal to n minus n alpha plus n alpha by 3 हो जाएगा, और बिफोर एसोसिएशन कितना है, बिफोर एसोसिएशन n है, तो n से ये कैंसिल हो जाएगा, और I will be equal to 1 minus alpha plus alpha by 3। इसी तरह से इन जनरल कितना मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है उसके हिसाब से अगर फॉर्मूला लिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल I equal to
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय x लेते हैं यहां पर x हुआ कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, डायमर के लिए 2, ट्राइमर के लिए 3, टेट्रामर के लिए 4, इस तरह से x का वैल्यू हम डालते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन, i का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन केस ऑफ एसोसिएशन कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कभी-कभी डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना होता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए ऑलरेडी इक्विलिब्रियम चैप्टर आपने कर रखा है, उसके भी फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे को इस केस में कहीं अल्फा पता हो पहले से, तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल टू फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा कहां से लाएंगे, अल्फा हम वाटर फैक्टर से लेंगे, और दूसरी बात इस तरीके से भी अल्फा ला सकते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C, इससे भी अल्फा ला सकते हैं। तो डिसोसिएशन के केस में I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, ये एसोसिएशन के केस का अल्फा बाय x, और डिसोसिएशन केस में I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा। अब I के हेल्प से आप अल्फा ला सकते हैं, अल्फा को यहां डाल करके आप Ka निकाल सकते हैं, या अल्फा अगर Ka पहले से पता है तो Ka और C के हेल्प से पहले अल्फा ला सकते हैं, अल्फा को इसमें डाल करके आप I कैलकुलेट कर सकते हैं। I कैलकुलेट करने के बाद उधर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, या कभी-कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी हम लोग अल्फा लाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से I ले आते हैं, I से हम अल्फा ले आते हैं, और अल्फा से हम मिलता है Ka ले आते हैं, ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो आप इस तरह से क्वांटम फैक्टर अप्लाई करके किसी भी सॉल्यूशन चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये था हमारा क्वांटम फैक्टर का सारा एप्लीकेशन। तब तक के लिए थैंक यू। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।